Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इनिशियल स्टेज जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये कम्प्लीटली बोगस इंटरव्यू एनालिसिस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें करी हैं हमने। ठीक है, कम से कम आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एनालिसिस सही हो गलत हो वो बात की चीज है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है रैंडम कोई भी नंबर आके बोल दिया कि ये कट ऑफ जा सकती है विदाउट एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर के ट्रेंड क्या है, विदाउट एनालाइजिंग नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को सेव करके जरूर रख लेना और अपने दोस्तों में रिकमेंड कर देना अगर आपको ठीक लगे वीडियो, जिससे कि उनका टाइम बचे। क्योंकि आप आपस में नॉर्मलाइजेशन का डिस्कशन करोगे, आपस में कितनी कट ऑफ जाएगी ये सब डिस्कस करोगे, इसमें काफी टाइम लगेगा। और फर्जी वीडियोस भरी पड़ी है यूट्यूब पे, तो कम से कम उनसे बेटर वीडियो ही आपको मिलेगी। राइट, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो एनटीपीसी का फॉर्म आपका निकला था 2019 के अंदर, तो 2-2.5 साल लगभग हो गए हैं। 2 साल के बाद सीबीटी 1 कराया गया। कुछ इन्फॉर्मेशन एनटीपीसी के बारे में। राइट, और सीबीटी 1 में आपके 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, ये आपको पता ही है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। सीबीटी 2 में भी यही सेक्शन पूछे जाते हैं, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं होता, सही करने पे 1 नंबर मिलता है, गलत करने पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। उसी के बेसिस पे आपने जो सर्वे मैंने दिया था वो फिल किया था। राइट, तो टोटल हमारे पास जो रिस्पॉन्सेस आए वो 16,150 आए, सभी कैटेगरीज के मिला के। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, कितने परसेंटेज लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप देख सकते हो कि कितनी है, और यहाँ पे जोन वाइज कितने लोगों ने किस किस जोन से सर्वे में पार्टिसिपेट किया, ये आइडिया लगेगा। कौन से ऐसे एस्पिरेंट है जो 12th पास पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और कौन से ऐसे एस्पिरेंट है जो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे आप देखते हो कि जो 12th पास की पोस्ट होती है उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल के एस्पिरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ आइडिया के लिए है, बाकी ये मेजर कुछ नहीं है। अब जो मेजर चीजें हैं हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है कंपटीशन की, कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जामिनेशन जिसके सीबीटी 1 का आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, उसमें कंपटीशन कितना है। ठीक है, अगर मैं जोन वाइज आता हूँ, क्योंकि कट ऑफ आपकी जोन वाइज निकाली जाती है, तो इतने इतने कैंडिडेट्स ने पर्टिकुलर जोन से अप्लाई किया था। ठीक है, अभी कितने लोग अपियर हुए उसका हमारे पास आरटीआई रिप्लाई सभी जोन्स का नहीं आया, तो वो मैंने नहीं डाला। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,25,524 लोगों ने अप्लाई किया था पर्टिकुलर जोन में, इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन का बात करूं तो फाइनल सिलेक्शन रेट आप देख सकते हो 0.2% लगभग इतने लोगों का सिलेक्शन होगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा। ऑल्दो 50% लोग ही एग्जाम में अपियर होते हैं, उसके बाद सीरियस स्टूडेंट बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ये ओवरऑल चीजें रहती है, लेकिन एसएससी एग्जाम से ज्यादा सिलेक्शन रेट आरआरबी एग्जाम्स में रहता है। एसएससी में तो 0.1% का रह गया आजकल सिलेक्शन रेट। ठीक है, जो लोग फॉर्म भरते हैं। राइट, खासतौर पे सीएचएसएल या एमटीएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा सिलेक्शन रेट है। कुछ जोन्स में आप देखोगे यहाँ पे 60.61% का सिलेक्शन रेट है, कुछ में 0.5 है, कुछ में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 0.21% का सिलेक्शन रेट है, 0.18% का सिलेक्शन रेट भी है। ठीक है, तो जोन टू जोन सिलेक्शन रेट आपको आइडिया लगा, तो इसी वजह से कट ऑफ में भी चेंजेस आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसीज के 20 गुना लोगों को सीबीटी 1 क्वालिफाई कराया जाएगा, तो यहाँ पे लगभग एक पर्टिकुलर जोन से इतने इतने लोग सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब जिस जोन में ज्यादा लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कंपटीशन जिस जोन में क्या है कम है, उस जोन में कट ऑफ क्या होगी हमारी कम जाएगी। जिस जोन में कंपटीशन ज्यादा है तो उस जोन में कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ये हमें रफ आइडिया मिल ही रहा है इस डेटा से। सीबीटी 1 में जितने लोगों ने फॉर्म भरा लगभग इतने इतने परसेंट इतने इतने जोन से क्वालिफाई करेंगे। 4%, 5% डेटा ये 4 से लेके हमारा जनरली 10% के बीच में वेरी कर रहा है। ओवरऑल देखें तो लगभग 5.5% एस्पिरेंट्स ही सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे, तो सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, इनिशियल स्क्रीनिंग है, आप देखोगे इसके आगे फाइनल में मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे। टोटल 7 लाख कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे, सभी जोन्स के मिला के, दोनों 12th पास और ग्रेजुएशन में मिला के। ठीक है, ओवरऑल इतने एस्पिरेंट्स सीबीटी 2 देने वाले हैं। ठीक है, एक अच्छा खासा नंबर है, इसी वजह से कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती रेलवे के अंदर सीबीटी 1 की। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सीबीटी 2 से कट ऑफ ज्यादा जाने लग जाएगी। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो एसएससी में भी इंप्लीमेंट किया जाता है, और रेलवे का भी सेम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है। ये किस तरीके से काम करता है इजी शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में, एक सेपरेट वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी, आप चाहो तो वो देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने नंबर आपके लगभग घटते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, आरआरबी का तो मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पे ओवरऑल, क्योंकि मैं एक एवरेज नंबर लेके चलूंगा, मैं उस नंबर पे बताऊंगा कि लगभग इतने इतने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा या कम नंबर है तो रफ आइडिया के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो कि अगर इजी शिफ्ट में क्या होता है कम स्कोर करने पे, और हार्ड शिफ्ट में क्या होता है कम स्कोर करने पे या ज्यादा स्कोर करने पे एवरेज मार्क्स से। ठीक है, तो एक रफ आइडिया आपको इस वीडियो से लग सकता है। अब मैं बात करता हूँ एसएससी एस्पिरेंट को तो पता है। राइट, अब देखो नॉर्मलाइजेशन में अगर मैं देखूँ शिफ्ट वाइज, तो जैसे 28 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ था, 28 दिसंबर से, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में हमारे सर्वे में लगभग इतने इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इनका एवरेज स्कोर जा रहा है इतना। ठीक है, हमारे सर्वे में जो एवरेज जाता है, ये जो ओवरऑल अगर मैं एवरेज देखूं कम से कम उनसे 15 नंबर ज्यादा जाता है। ठीक है,
तो इस एवरेज स्कोर को देख के बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने हैंडल करी है, मुझे पता है हमारे सर्वे में कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके हिसाब से कट ऑफ क्या होनी चाहिए, सारी चीजें मैं देखूंगा, आप फाइनल कट ऑफ देखना। लेकिन ये चीजें समझते हुए चलो कि एवरेज स्कोर इतना इतना जा रहा है। अब उससे होता क्या है, एवरेज स्कोर से फायदा ये मिलता है कि हमें लेवल पता चल जाता है। अब चाहे टॉपर सर्वे में पार्टिसिपेट करें, चाहे वीक एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करें, ओवरऑल हम जनरलाइज करते हैं तो एवरेज स्कोर तो उससे आइडिया लग जाता है ना कि शिफ्ट का लेवल क्या है। नॉर्मलाइजेशन भी हमारा इसी तरीके से काम करता है, ठीक है, कि कितने कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एवरेज मोस्ट शिफ्ट का एवरेज कितना जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना जा रहा है, ठीक है, ईजीएस शिफ्ट में क्या था। तो जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है उसी तरीके से एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सारी शिफ्ट का डेटा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट धीरे धीरे ले सकते हो उसका, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये शिफ्ट वाइज मैंने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो जहां जहां आपकी शिफ्ट आएगी, टोटल 125 के आसपास शिफ्ट इसमें एग्जाम कराया गया था। तो मैं यहाँ पे 122 शिफ्ट का आपको डेटा दिखा रहा हूँ। 3 शिफ्ट में बहुत ही कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर्वे के अंदर, तो सही एनालिसिस नहीं हो पा रहा था उनका, तो वो मैंने लगभग नहीं ली यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा जूम आउट, तो इसे और स्प्लिट कर लेते हैं। एक काम करो, एक सेकंड रुको, बस इसे 2 पार्ट में कर लेते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पे, चलो मे बी अब थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर भी एक दिख रहा होगा स्क्रीन पे अगर आप एचडी में वीडियो को देख रहे हो, राइट। तो हर शिफ्ट में लगभग ऐसा ऐसा चीजें चल रही हैं, ठीक है। शिफ्ट वाइज अरेंज कर रखा है, इसे मैं हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बेसिस पे भी अरेंज कर देता हूँ। अगर आप हार्ड शिफ्ट से इजी शिफ्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा इस साइड में। जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रही है हमारी वो रही है, ओवरऑल डेटा के हिसाब से ये 2-3 शिफ्ट हैं जो हार्डेस्ट में आ रही है। सबसे हार्ड गई है 1 मार्च 2021 की शिफ्ट, दिस इज द हार्डेस्ट शिफ्ट। इसमें लोग एवरेज में सबसे कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसी हिसाब से कुछ पेपर प्रिपेयर करना, क्योंकि आपको पता है सिलेबस भी सेम है, सब्जेक्ट्स भी सेम है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट सोल्व करें, उसके बाद इजी शिफ्ट पे जाएं, ठीक है। फेज 1 की आंसर की तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर ही दी है। अभी फेज 2 फेज 3 इन सब की भी आंसर की आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। डेली बेसिस पे एक ना एक फेज की मैं प्रोवाइड करूंगा कल से, ठीक है। अभी एनालिसिस में बिजी था, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो हार्ड शिफ्ट कौन सी है, यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ हार्डेस्ट शिफ्ट की कौन सी है यहाँ पे, और सबसे नीचे मेरे पास आ जाएगी ईजीएस शिफ्ट। जैसे सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट आ गई हमारे पास ये वाली, राइट। ये गई है 18 जनवरी की शिफ्ट 1। इसमें एवरेज में लोग 73.06 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे सर्वे के हिसाब से एवरेज स्कोर। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन एक बार बता देता हूँ, ये फिर तो आपको यहाँ पे देख लेना। जैसे आप देखोगे जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, मतलब अगर आपका 28 दिसंबर की शिफ्ट 2 में पेपर पड़ रहा है, अच्छा ये उल्टा आ गया, शिफ्ट 2 पहले शिफ्ट 1 बाद में है, ये थोड़ा ठीक कर लेना यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये कैसे अरेंज हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे हमारा जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 28 तारीख से। तो इसमें एवरेज में लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग आपका स्कोर, अगर आप इस स्कोर के आसपास हो तो लगभग कितना आपका इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब इससे कम स्कोर होगा तो आपको वो देखना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो में लगभग कितना चेंज आएगा। ओवरऑल अगर थोड़ा बहुत इसके आसपास भी है, 5-10 नंबर आगे पीछे है, तो एवरेज में नंबर लगभग जो आपका स्कोर होगा वो इतना इंक्रीज करेगा। सारी शिफ्ट का आप देख लो, और यहाँ पे जो नॉर्मलाइज स्कोर है लगभग इतना बनेगा। ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता है यहाँ पे, तो ये 21 तारीख से ले, मतलब यहाँ पे बाकी की शिफ्ट्स हैं, यहाँ पे लगभग इन शिफ्ट्स में एवरेज लगभग इतना जा रहा है हमारे सर्वे में, और एक्सपेक्टेड जो नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा लगभग इतने मार्क्स का देखने को मिलेगा। +-3 का एरर बिल्कुल आ सकता है इसमें। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन शिफ्ट्स के अंदर इतना इंक्रीज होगा लगभग, और इस तरह से आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा। इतना स्कोर कर रहे हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन में लगभग इतना नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे तो चल जाएगा, और +-3 मैंने इंक्रीज लिखा है। इन शिफ्ट्स में यहाँ से लेके यहाँ तक है, और बाकी शिफ्ट्स में आप अपने हिसाब से जो जिस शिफ्ट में आपका पेपर चल रहा है उस हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहना। इन शिफ्ट्स में यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। चलें आगे। अगर मैं हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट करता हूँ तो वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो आप यहाँ से देख सकते हो सबसे हार्ड शिफ्ट हमारे पास थी यहाँ पे 1 मार्च की शिफ्ट 1 फॉलोड बाय दीज शिफ्ट्स। और उसके बाद सबसे इजीएस्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है हमारे पास 18 जनवरी की शिफ्ट 1,
और यहाँ पे आप ये देख सकते हो। फिर 19 दिसंबर की शिफ्ट 2 आपके पास हो गया, 29 दिसंबर की शिफ्ट 2, और ऐसे डेटा दिख रहा है। ठीक है, ये ईजीएस शिफ्ट में से है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एनालिसिस की। जिन लोगों ने हमारे सर्वे में पार्ट लिया, ठीक है, इन जोन से लगभग इतने इतने लोग से जिन्होंने सर्वे में पार्ट लिया। जोन वाइज जो एवरेज स्कोर चल रहा है हमारे सर्वे में वो इतना है। अगर सभी एस्पिरेंट जितने भी सर्वे में पार्ट किया सबका एवरेज स्कोर की बात करूं तो टोटल 64.25 है। सर्वे में पार्ट लेने वाले एस्पिरेंट 14,110 हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 16,000 कुछ नंबर दिखाया था, उनमें फेक एंट्रीज मैंने रिमूव करी। फेक एंट्रीज इन द सेंस, कुछ लोगों ने क्या करा, मैंने एग्जाम की शिफ्ट पूछी थी किस दिन एग्जाम हुआ है, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, तो वो हटाना पड़ा। ठीक है, कुछ लोगों ने उन डेट्स पे अपने एग्जाम डाले हुए थे जिस डेट पे एग्जाम हुआ ही नहीं था, राइट, तो फिल करते टाइम उनसे एरर हो गया, तो वो एरर एलिमिनेट करा। इस वजह से यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि लगभग 2000 फेक एंट्रीज मैंने हटाई हैं, राइट। और आप ओवरऑल किस किस कैटेगरी से, किस किस जोन से कितने कितने लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया, वो रफ आइडिया आपको यहाँ पे लगेगा। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज स्कोर जोन वाइज और कैटेगरी वाइज लोग कितना कर रहे हैं, वो आइडिया आपको यहाँ से लगेगा। इस टेबल में सारी चीजें दिख जाएंगी। आप देखोगे सबसे ज्यादा लोग अनरिजर्व कैटेगरी से कर रहे थे स्कोर। ठीक है, एवरेज स्कोर 64.25 था, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी से सबसे ज्यादा लोग स्कोर करते हैं। फिर हमारे ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एंड देन हमारे पास एससी कैटेगरी है एंड एसटी कैटेगरी है। ठीक है, लोगों का स्कोर लगभग ऐसे जा रहा है। अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ, हमारे सर्वे में जो ओवरऑल लोग हैं, ठीक है, उनके कितने नंबर आ रहे हैं, आप देखोगे 0 से 30 के बीच में लगभग 40 कैंडिडेट से जिन्होंने सर्वे में पार्ट लिया था। ऐसे ही 50 से 55 के बीच में देखोगे तो 11 से 54 कैंडिडेट हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं, अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे बाकी कितने से, जैसे 90 से 95 में स्कोर करने वाले 23 लोग हैं, 95 से 100 वाले कह रहे हैं कि 2 एस्पिरेंट्स हमारे पास, तो एक रफ आइडिया आपको लगेगा कितने लोग हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब 2016 की कट ऑफ देखते हैं, जोन वाइज कितनी कट ऑफ गई थी, कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो कट ऑफ आती है सीबीटी 1 की लगभग ऐसी दिखेगी आपको, वो स्प्लिट होकर आती है। यहाँ पे मैंने एक ही टेबल में सब कुछ दिखा दिया है। तो अहमदाबाद, ये किस जोन है, और इनके आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के, फिर ओबीसी, एसटी और एससी। ठीक है, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी 2019 के स्टार्टिंग में शायद डाली गई थी, फरवरी में। सो इन 4 कैटेगरीज की जोन वाइज पिछले सालों की कट ऑफ कितनी है, इससे रफ आइडिया आपको लगेगा। खुद भी आप एनालाइज करना चाहो तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट वैकेंसीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब एनटीपीसी 2016 हुआ था तो वैकेंसी डिक्लेयर की गई थी 18,254, जबकि इस बार 35,000 कुछ वैकेंसीज हैं। और जो फाइनल वैकेंसीज थी वो हमारे पास रह गई थी 14,023। काफी वैकेंसी डिक्रीज भी हुई थी बाद में, लेकिन शायद सीबीटी 1 की जब कट ऑफ आई थी वो इन वैकेंसीज को ध्यान में रखती हुई आई थी, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो बाकी थोड़ा बहुत फर्क है वैकेंसीज के अंदर। और यहाँ पे आप कैंडिडेट देख सकते हो 2016 में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, वैकेंसीज कितनी थी, बाद में घट के इतनी हो गई थी। ठीक है, आंसर की सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आया, सीबीटी 2 एग्जाम कब हुआ, इस हिसाब से आप आइडिया भी लगा सकते हो आरआरबी एनटीपीसी 2019 का लगभग कैसे चीजें चल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी अभी तक हमारे पास 35,208 है और 1.26 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। बट इस बार अटेंडेंस क्या होगा, पिछली बार शायद 56 लाख लोग अपीयर हुए थे, इस बार भी 60 लाख के आसपास एस्पिरेंट अपीयर हुए होंगे टोटल सभी जोन में मिला के। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आता हूँ। इसमें देखो कट ऑफ निकालने के लिए मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया है, बहुत सारी चीजें आगे पीछे करके करी है। ठीक है, अगर मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी और वो आपके काम की भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगता है कि कैटेगरी वाइज जो, मतलब आपने क्या करा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर मैंने बताया लगभग कितने कितने मार्क्स इंक्रीज करेंगे, आपने उससे अपने मार्क्स निकाल लिए। ठीक है, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपने निकाला होगा बढ़ने के बाद जो मार्क्स बने आपके, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो कट ऑफ हमारी रह सकती है वो लगभग इतनी रहेगी जोन वाइज। सारे जोन की और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो लगभग इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की श्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ नहीं थी हमारे पास, तो आइडिया लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि किस रेंज में जाएगी। जो मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे लिखी है, एसएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए या बाकी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। बट ठीक है, इसमें थोड़ा वेरिएशन जरूर आ सकता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे बाकी सारे जोन्स के आप देख लो, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी की लगभग कितने कितने कट ऑफ जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंपैक्ट बहुत ज्यादा चीजें वेरी करेंगी, तो +-4 का गैप आ सकता है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो या इससे 2 या 3 नंबर ज्यादा स्कोर कर रहे हो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो मैंने बताया उससे, तो आप 100% सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो सब काम छोड़ के। ठीक है, अगर आप इसके आसपास हो तो भी आप सीबीटी 2 की तैयारी करो, क्योंकि सीबीटी 1 अगर आप क्लियर करते हो तो 40 दिन का टाइम मिलेगा। 40 दिन में सीबीटी 2 की बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन कॉम्पिटिशन आपको सीबीटी 2 में ही मिलेगा और उसी की वजह से में जो फाइनल जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी उसमें सीबीटी 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको भी पता है। तो आप अगर इससे कम या ज्यादा स्कोर कर रहे हो
तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप CBT2 की तैयारी जरूर करते रहें। ठीक है, जो आप RRB एग्जाम्स में 3 सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो वो आपके SSC में भी मदद करते हैं, कोई और एग्जाम दोगे उसमें भी मदद करेंगे। तो तैयारी छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता। ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें बदलाव जरूर आ सकता है क्योंकि आपको पता है कितने सारे वेरिएबल्स है रेलवे एग्जाम्स में, राइट। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल ही है, लेकिन जितना मेरे से हो पाया, जितना बेस्ट मैं कर पाया, उस हिसाब से मैं ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो रफ आइडिया के लिए है आपके, इसे रफ आइडिया की तरह ही लेना। ठीक है, बाकी लगभग इतनी इतनी मेरे हिसाब से जा सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 50 कट ऑफ चली जाएगी, 40 कट ऑफ चली जाएगी, वो सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, 55 कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपका रो स्कोर देखो, उसके हिसाब से नॉर्मलाइट स्कोर निकालो और लगभग ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। कुछ जोन ऐसे भी होंगे जिसमें पिछले साल वैकेंसीज कम थी ओवरऑल, उससे भी ज्यादा कट ऑफ इस बार जा सकती है कुछ जोन्स के अंदर। वो क्यों होगा? क्योंकि उस जोन की पिछले साल की वैकेंसी इस साल की उस जोन की वैकेंसी से ज्यादा होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं किस जोन से, वो चीज भी ध्यान में रखी जाती है। हर चीज को कंसीडर करके मैक्सिमम चीजें कंसीडर करिए, मैंने तब ये चीजें बताई हैं। ठीक है, ये मत कहना सर ओवरऑल पिछले साल तो 14,000 वैकेंसी थी, इस बार 35,000 वैकेंसीज है, पिछले साल तो इस जोन की कट ऑफ इतनी थी, आपने इस बार इस जोन की उससे ज्यादा कट ऑफ बता दी। वो इस वजह से होगी क्योंकि उस जोन की पिछले साल जो वैकेंसीज थी वो ज्यादा रही होंगी इस बार की वैकेंसीज से, राइट। तो कुछ जोन्स की तो बहुत ज्यादा है पिछले बार से वैकेंसी इस बार, तो इसकी वजह से उनकी कट ऑफ में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कुछ जोन्स की क्या है, वैकेंसीज कम हो गई पिछले साल से, पिछली बारी से, तो उसकी वजह से कट ऑफ में इंक्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, रफ आइडिया के लिए आप इस कट ऑफ को देख सकते हो, किससे ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप CBT2 की तैयारी करें। बाकी जब कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा कि सर्वे कितना सही रहा कितना गलत रहा।